नमस्कार। तो तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? तो एक से लेकर के 50 तक के तो ये क्वेश्चन हो गए 2023 वाले पेपर के। रिवाइज भी कर लिया होगा आप लोगों ने अच्छे से। दो तीन बार रिवाइज कर लिया होगा, खुद से भी एक दो बार पहले किया ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अब तक क्या सीखा और आप लोगों ने क्या ये समझा कि भाई पेपर तो टफ है नहीं। हमारे खुद के ही माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हम पेपर को उस दौरान किस, जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो किस नजरिए से उसको देखते हैं, है ना। लाइक होता क्या है कि घबराहट के बाद हम पर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि उसके बाद फिर आती हुई चीजें भी हम लोग क्या करते हैं कि गलत कर देते हैं, है ना। तो वही चीजें हैं, बट इस बार आपको इतना इफेक्ट होना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही बार बार इफेक्ट होते रहे तो मतलब नहीं है ना फिर इन सब चीजों का। तो ये आपकी लाइक प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि आप लोग इसको ध्यान रखोगे इस बार, है ना। तो शुरू करते हैं फिर 51 नंबर क्वेश्चन से। पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि एक साथ एक ही वीडियो में आज सारे क्वेश्चन करवा दूं 100 नंबर तक, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन 51 जो क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना, ये वाली जो थीम जो है वो पहले भी क्या यूपीएससी जो है वो इसको रिपीट पहले भी आ चुका है। ये मुझे एग्जैक्ट 21 या 22 में शायद ये क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना वाला, बट इसको फिर से देखते हैं। तो ये है कि यह राज्य के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये पहली बात तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है ना। तो ये यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो इसमें गलत हो जाएगा। पूछा कितने सही है, तो सारे तो सही नहीं होंगे। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। पहली बात तो ये कि एक सकारात्मक बिंदु, बिंदु पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा, मैंने क्या कहा था कि वीएन सेक्शन, जिसमें लाइक गरीब 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 महिलाएं, गरीब बच्चे, बूढ़े, नॉर्मल बच्चे, बूढ़े, एलजीबीटी क्यू, बुजुर्ग, श्रमिक, SC ST, ये सब जहां भी आते हैं आपको उस स्टेटमेंट को पॉजिटिव मान करके चलना है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी ऐसे स्टेटमेंट गलत नहीं करती। फिर इसके बाद तीसरा देखो कि इसका लक्ष्य गरीब, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव को बढ़ावा देना, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको भी सही करना है आपको। और इसके बाद में चौथा क्या है कि इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ऐसी कोई आयु सीमा है नहीं इसमें, है ना। तो इस तरह से, और ये फिर गर्भवती महिलाओं उन सब के लिए तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट होगा नहीं, इसमें केवल दो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आइए आगे। एनीमिया, एनीमिया जो होता है वो होता है आयरन की कमी से, ठीक है, लोहे की कमी से। तो सरकारी स्कूलों में जनरली टाइम टाइम पर क्या है कि लोहे वो लाइक फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है ना। तो मुक्त भारत एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों के किशोर, बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूर्णता प्रदान की जाए। कैल्शियम नहीं, यहाँ पे क्या होगा, आयरन, आयरन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। तो ठीक है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट भी है। देन इसके बाद में इसका आगे वाला स्टेटमेंट क्या है कि इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों में कृमि मुक्ति की जाती है। यानी पेट वगैरह में क्या होता है कि लाइक कीड़े जो पड़े होते हैं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए गोलियां दी जाती है। तो ये भी ठीक है, सरकारी स्कूलों में दी जाती है टेबलेट। तो कई बार बच्चे क्या है कि सबको खा करके क्या होते हैं, बेहोश वगैरह हो जाते हैं। तो वही वाला सीन है यहाँ पे। फिर ये कहा जाता है कि लाइक बच्चे बीमार हो गए, तो क्यों हो गए, तो वो इसलिए कि पेट में कीड़े वगैरह होते हैं तो मरते हैं, तो फिर बॉडी रिएक्ट तो करती है ना उस हिसाब से। इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिन, तो आयरन तो होता ही है आरबीसी में, तो हेमोग्लोबिन में भी हो गए होगा। और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों को ध्यान दिलाना शामिल है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सारे इसमें सही हो जाए। यूपीएससी क्या मानती है इसका देखेंगे, बाकी सारे स्टेटमेंट ही सही। इसमें ये 6 6 इंटू 6 का एक स्कीम रहती है, तो उस पर ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद में आइए आगे। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, तो होता ही है। एक भी कार्बन तंतु का इस्तेमाल होगा तो सही हो जाएगा ना। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर रिसाइकल नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते। पिछले साल ही एक क्वेश्चन आया था ये, लाइक किस पे था वो, नैनो पार्टिकल और उन सब में, तो वहां पे ये स्टेटमेंट था exact। तो यहाँ पे रिसाइकल तो किया ही जा सकता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल एक जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार करो। कार क्रैश या टक्कर का जिसमें एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। लैपटॉप अचानक से धरती पर गिर गया, हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाती है, का पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव का जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है, लाइक आप, लाइक घूमती है ना मोबाइल की स्क्रीन, वो
उसका पता लगाना। तो एक्सेलेरोमीटर इसमें से किन किन में यूज होता है, तो तीनों में यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ऑल थ्री इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आइए आगे। आगे वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था आगे। ये कह रहा है कि जो पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो जो बायोफिल्टर्स जो होते हैं, बिना खाए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जीवन निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जीव निस्यंदक जल में मत्स्य के पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं, तो ये बढ़ाते नहीं है, ये कम करते हैं, ठीक है। पोषक तत्व को क्या करते हैं, कम करते हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में। तो उस चक्कर में क्या होता है कि इंक्रीज नहीं करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, केवल दो यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है, केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी फास्फोर जो है वो जनरली जीव उसमें मत्स्य जल मत्स्य में की का जो सिस्टम है, एक सेकंड रुकिए, उस सिस्टम में नहीं मिलता है ये। जनरली फास्फोरस जो होता है वो आपका मिलता है धरती पे, ठीक है। धरती पे मिलता है तो लाइक पानी वानी में इसकी उपस्थिति कम होती है। लाइक एक तो क्या बोलते हैं उसको, लाइक जैसे कार्बन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, सल्फर साइकिल होता है, जो इन्वायरमेंट में जाता है, वायुमंडल में जाकर के वापस घूम करके धरती पे आता है, तो वो वाली प्रोसेस भी फास्फोरस साइकिल में नहीं होती, ये भी आप ध्यान में रखोगे, है ना। लाइक ये होता है ना कि कार्बन है वो धरती से निकला, CO2 के थ्रू मार्केट सॉरी इसमें इन्वायरमेंट में चला गया, इन्वायरमेंट से फिर सीधा यहाँ पर डिजोल्व हुआ, फिर कार्बन वापस आ गया धरती पे किसी और HCO3 के रूप में, H2CO3 या किसी भी फॉर्म में, फिर वापस से धरती में डिजोल्व हुआ, ठीक है। तो इस तरह से फास्फोरस क्या होता है कि वो वायुमंडल में नहीं जाता है, ठीक है, वो धरती का धरती पे रहता है, ओके। फिर आइए आगे। अब वही है कि ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना है, और मैंने कहा था कि इंटरचेंज कर देती है। तो जो निहारिकाएं होती है ना, वो अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी ने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। और जो सेफिल्ड है वो क्या होते हैं, तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है, पल्सर है। तो पल्सर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल एक जो स्टेटमेंट वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब इस आगे वाला क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है कि इसमें से किस एक के पास जो है अपना नेविगेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे जापान जो है उसके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, ओके। मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका, ग्लोस नोस है या ऐसा कुछ, पता नहीं, आप गूगल कर लेना एक बार, ठीक है। अब आइए आगे। कौन कहता है कि यूपीएससी इंटरचेंज टेक्निक को बार बार फॉलो नहीं करते, यहाँ पे तो इंटरचेंज इंटरचेंज इन्होंने किया ही। इसमें भी देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में जो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो अवधवनिक चाल पर प्राधार नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। अग्नि 5 मध्यम दूरी की प्राधानिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसको अंग्रेजी में देखो आप, साइंस के क्वेश्चन अंग्रेजी में देखना। बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड है एट सबसोनिक, ठीक है, ये सबसोनिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि जो क्रूज मिसाइल है वो किसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि रॉकेट पावर्ड ओनली है इन इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। तो ये इन्होंने इंटरचेंज किया है, ठीक है। जो बैलिस्टिक की क्वालिटी ये वाली क्वालिटी है नीचे वाली, और जो सबसोनिक स्पीड वाला होगा वो होगा क्रूज मिसाइल का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। और जो अग्नि 5 होता है, आपने देखा होगा अग्नि 1 2 3 4 5, ये 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा तक का एरिया कवर कर सकती है, जबकि ब्रह्मोस वो 300 400 किलोमीटर तक ही जा पाती है। तो उन्होंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप, जो कम से कम 3 4 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर तो स्थित होंगे ना, जैसे इंडिया एशिया से नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि इंटरचेंज पॉलिसी एग्जामिनर ने यहाँ पे यूज की, और पूछा कि कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर वाज क्वाइट इजी, बट ठीक है, वो उस समय क्या होता है कि दिमाग थोड़ा घूम जाता है। इस वाले मेरे को थोड़ा देखना है कि जो स्वर्ण जो लाइक जो गोल्ड का जो खनन होता है, तो गतिविधि में पारा प्रदूषण, विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं भी 1% 2% 5% मात्रा में भी अगर पारा निकला तो ठीक है, हो जाएगा ना। ये वाला स्टेटमेंट भी, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कोयला आधारित उष्मीय शक्ति संयंत्र से पारा प्रदूषण होता है, बिल्कुल होता है, संभावना जो तो जता ही रहा है, ठीक है। पारे के संपर्क में आने पर कोई पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। अब कोई कह रहा है एनी के हिसाब से आप जा सकते हो, देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है।
ठीक है। और Na के हिसाब से आप ये कह सकते हो कि भाई नहीं क्यों, ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये इसका अभी तक क्या है कि अभी तक इसका कोई विज्ञात स्रोत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें सारे सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, अब आते हैं ऐसे दो चार पांच क्वेश्चन आते आते हैं, तो अपने को क्या है उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में बात करनी है, तो कह रहा है कि इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधा इस्तेमाल कर सकते हो, कैन तो बिल्कुल कर सकते हो, प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप शक्ति जन के लिए ईंधन के रूप में कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। वाहन चालक के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सकता की बात हो रही है, कैन की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो सारी सी हो जाएंगे। इसके बाद में एक और सबसे इजी क्वेश्चन इसमें आया था कि निम्नलिखित देशों पर विचार करो, तो आओ करते हैं। कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी है, ठीक है। तो बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया। तो जैसे जब मैं कर रहा था इसको, तो लातविया लिथुआनिया तो मैंने तुरंत मार दिया था। और देखो कोइंसिडेंट की बात क्या होती है कि उस समय मेरे मोबाइल की गैलरी में दो तीन फोटो ही थी, और उसमें से एक फोटो ये भी थी, जिसमें यूक्रेन के आसपास के देशों के नाम लिखे गए थे। तो हंगरी और जो रोमेनिया है वो यूक्रेन से इनकी सीमाएं लगती है, तो केवल दो जो देश है वो यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। इनकेस अगर आपको नहीं भी आ रहा तो केवल दो ही आपको यहाँ पे लगा के आ सकते थे, आराम से आपका आंसर है वो आ जाता है ना। इसके बाद में आइए आगे। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में कौन सा एक सही है, तो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाली सूर्यताप की कुल मात्रा जो है ध्रुवों पर प्राप्त होने वाली कुल सूर्यताप की लगभग 10 गुनी होती है। डेटा दे दिया इन्होंने एग्जैक्ट, गलत करो इसको। इसके बाद में कह रहा है कि इंफ्रारेड सूर्य के ताप की लगभग 2/3 होती है। यहाँ पे फिर इन्होंने क्या कह दिया कि इंफ्रारेड जो कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ आई इंसोलेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये भी गलत है, यहाँ पे प्रॉपर डेटा के साथ दे रखा है इन्होंने, और गलत भी है ये, ठीक है। इंफ्रारेड नहीं होगी यहाँ पे। अवरक्त तरंगे जो निचले वायुमंडल में सेकेंडरी जल वाष्प के द्वारा वृहद रूप से अवशोषित हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, इन्होंने ये लिखा है कि आर लार्जली, अंग्रेजी में इसको देखो तो क्या लिखा है कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली, इन्होंने ये नहीं कहा कि लार्जेस्ट फॉर्म में, है ना। लार्जली लिखा। तो पिछले साल भी, पिछले 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में भी हमने क्वेश्चन किया था, तो उसमें लिखा होता सिर्फ लार्ज। तो जब लार्ज लिखा हो, ए डिग्री लिखा हो, इस तरह के जब भी स्टेटमेंट देखो तो उनको आप पॉजिटिव मान करके चलो, उसको सही करके आओ, तो डेफिनेटली आपका वहां पे क्या होगा, सही जाएगा आंसर, है ना। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। और अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का भाग, यहाँ देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते ना। यहाँ पे तीनों ही तीनों गलत हो जाएंगे आपके, 3 नंबर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। देन आइए कथन 1 कथन 2 वाले में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो की जो मृदा जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, नहीं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, वर्षा होगी बार बार तो मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी बहती चली जाएगी ना, तो उससे क्या होगा कि पोषक तत्व जो है वो एक जगह पे रह नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे रिच नहीं होते हैं, इनमें कमी होती है। तो जैसे आप इसको गलत करोगे तो डी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि और किसी में तो सभी बाकी इसमें इसमें और तीसरे स्टेटमेंट में तो तीनों में सही है ना। क्या सही है, पहला स्टेटमेंट तो, जबकि पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, तो इसमें केवल यही एक बचा है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का जो द्रुत अपघटन होता है, तेजी से अपघटन होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो होता ही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्विकली को देख करके आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो कि क्विकली होता है क्या, बट हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन को बढ़ा ही देंगे ना दोनों, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा आपका, डी आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अब आइए आप आगे आइए। आगे वाले अगर स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, तो इसमें क्या है कि द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर, ठीक है। इसका ये क्या कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या है, महाद्वीप और महासागरों के बीच का जो तापमान विपर्यास है वो ठंडी की अपेक्षा ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस, सही बात है। अब आप अगर यहाँ पे बिकॉज जोड़ के अगर कहोगे कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो मोर देन है ऑफ लैंड सरफेस, क्योंकि क्योंकि जल की जो विशिष्ट उष्मा यानी जो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है उसकी भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा की अपेक्षा अधिक है। इसीलिए क्या होता है कि गर्मी ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागरों के बीच में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो ज्यादा होता है बजाय सर्दी के, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखोगे, यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको हिंदी में देखो, बहुत ईजी है और सबसे आसान है। ये कह रहा है कि जो भूकंप जब आता है तो जो अस्त तरंगों से पहले पी तरंगे आते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जबकि अस्त तरंग में क्या होता है, ये 90 डिग्री पे करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सबसे इजी स्टेटमेंट क्वेश्चन ही, मतलब सबसे इजी 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये था इस साल, ठीक है। इसके बाद में आइए, अब देखिए कि भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता, नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, कहीं भी अगर 1% यूज हुआ तो
गलत हो जाएगा ना। पूछा कि कौन से कथन सही है, तो ये कथन सही है। इनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। लगभग लगभग इंडिया के सभी जगह पे जल संकट का दुनिया में सामना कर ही रहे, कोई एक भी हुआ तो गलत हो जाएगा। उनमें से कोई भी निजी समावित्य का नहीं। सरकारें हमेशा लॉटरी वगैरह निकालती रहती है। तो कोई एक भी अगर ऐसा हुआ जिसपे प्राइवेट किसी अथॉरिटी अगर उस पे लाइक कोई भी निजी स्वामित्व के अंडर हुआ, प्राइवेटली ओन्ड हुआ वो, तो ये भी तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पे। तो इस तरह से ये कह रहा है कि नहीं है, नहीं है तो इसको गलत करो, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है, तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। अब देखिए आगे क्या है कि बोलवेचिया पद्धति क्या है। बोलवेचिया पद्धति क्या होती है कि मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बोलवेचिया पद्धति ये होती है। मेरे ख्याल से इसमें कोई पौधा होता है, मेरे ख्याल से बोलवेचिया करके पौधे वौधे के थ्रू शायद ऐसा कुछ करते होंगे, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं आ रहा, बट ठीक है, इसको आप देख लेना एक बार। ओके। देन आइए आगे 68 के अंदर, बड़े पैमाने पर बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना, चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना और विभिन्न उद्योगों के द्वारा निर्मुक्त जो CO2 का अभिकरण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमि खदानों के अंदर पंप करना। उपयुक्त गतिविधियों में से कितनी जो है वो क्या कहते हैं इसको, कार्बन कैप्चर, कार्बन अभिकरण यानी कार्बन कैप्चर, और इसके अलावा सिक्वेस्ट्रेशन के लिए चर्चा में है। तो जिसमें कार्बन कैप्चर होगा तो 62 साल है। दुनिया की लगभग हर चीज में कार्बन है, तो खेतों में बिछाओगे वो भी इससे बात है, कार्बन तो कैप्चर होगा ही उससे, ठीक है, पॉजिटिव है। चूना है, CaCO3 होता है, इस कार्बन ही तो है, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही भी स्टेटमेंट है। और CO2 में वैसे ही CO2 होता है, और कह रहा है कि अभिकरण कर रहे हैं उसको, उसमें मिला रहे हैं कार्बोनेटिकृत कार्बोनेट, ये होता ही है, ये रहा CO3, आप इसमें भी कार्बन है, तो सारे सही है इसमें। इस तरह से जहां जहां आपको कार्बन दिखे, ये पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ कार्बन कैप्चर होगा, कहाँ कहाँ पे सिक्वेस्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि जब जिसमें कार्बन ऐड हो रहा है तो ऐड होने वाले को देख लो। इसके बाद में देखिए एरियल, एरियल हमेशा हवा से संबंधित कुछ होता है। मेटाजिनोमिक्स क्या होता है, तो जिनोमिक्स होगा, क्या होगा कि इकोनॉमिक्स जिनोमिक्स है ना, तो कुछ चीजें डेटा वगैरह की बात होगी, तो किसी पर्यावास में वायु से DNA प्रतिदर्शों के को एक बारे में एकत्रित करना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हवा में पक्षी की जातियों के निवासी की रचना को समझना जबरदस्ती का स्टेटमेंट है। गतिशील प्राणियों में रुधिर प्रतिदर्श के लिए नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं होगा। भूमितल और जल निकायों में पादप और जंतु के लिए ड्रोन वगैरह भेजना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेटा एरियल जीनोमिक्स है वो DNA से संबंधित होता है, ये स्टेटमेंट है। तो DNA पे पहला क्वेश्चन ये आ गया, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी आ गया कि माइक्रो सेटेलाइट DNA क्या होता है। तो जो माइक्रो सेटेलाइट DNA क्या होता है, प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच में विकास पर संबंधों के अध्ययन के लिए माइक्रो सेटेलाइट DNA जो उसको यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी स्टेम सेल वगैरह में, उद्यान उद्यान कृषि वगैरह में इसमें डेफिनेटली यूज नहीं होगा, इसमें भी यूज नहीं होगा। लास्ट वाले में समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करना, ये सब जबरदस्ती के स्टेटमेंट है, ठीक है, गलती होंगे। इसके बाद में आइए कि MSME उद्यम MSME जो विकास अधिनियम एक्ट के अनुसार जिनके संयंत्र, अब एक्ट तक तो ठीक है मामला, बट आगे क्या किया इन्होंने कि जिनके संयंत्र और मशीनरी के बीच में निवेश 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है, वे मध्यम उद्यम है। तो यहाँ पर वो एक क्या बोलते हैं उसको, एम क्या बोलते हैं उसको, S और M। तो इनमें क्या होता है कि निवेश के आधार पर और कितना आपने प्रॉफिट किया उसके आधार पर तीन कैटेगरी होती है। 1 से 5 करोड़ होती है शायद, 5 से 50 करोड़ होती है, 50 करोड़ से 250 करोड़ होती है, ऐसा कुछ होता है। तो आप इसको एक बार देख लेना, यहाँ पे डेटा दिया है वैसे भी गलत ही है, 5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच वाला, ये ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और इसके बाद में क्या है कि MSME उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आते हैं, यानी सभी ऋण आप प्राथमिक क्षेत्र के दिन कैसे ला सकते हो, ओवल के साथ आप यहाँ पे गलत कर दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी सही नहीं होगा, है ना। तो इसमें आप नाइदर वन नाइदर टू। तो देखो ऑब्वियस सी बात है ना, चीजें तो वो सारी फॉलो ही हो रही है कि ऑल बैंक लोन्स, तो ऑल बैंक लोन तो आप प्रायोरिटी सेक्टर में क्यों डालोगे ना, यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर डेटा दे रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन कह रहा था PYQ पैटर्न फॉलो नहीं होता, सभी जगह फॉलो हो रहा है, बस करने का दम चाहिए भाई, सीधी सी बात है। इसके बाद में देखिए कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। US डॉलर और या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल भुगतान करना संभव है, ठीक है। तो डिजिटल भुगतान तो डॉलर वगैरह के बिना हो ही रहे हैं, बिटकॉइन वगैरह, तो ठीक है, ये सही है। कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंतर्गत प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, कैन। तो डिजिटल मुद्रा तो ठीक है, इसको अंग्रेजी में अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूट विद ए कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज ए टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट, तो सही बात है ये।
ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे केवल एक और दोनों दोनों सही हो जाए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टर्म बीटा, तो अल्फा बीटा गामा, जब मैं इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अल्फा बीटा गामा ये सब तो मैं मैथ में यूज करता था, तो कोई मैथ वाला मुझे ऐसा यहाँ पे दिखना चाहिए स्टेटमेंट जो सही होना चाहिए। तो सबसे लास्ट वाला मैंने देखा कि ये न्यूमेरिक value that measures the fluctuation of a stock to change the in the overall stock market। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सिंपल है ना। जो जितने भी मैं ये लाइक विजन आई है बाकी दर्शी और उन सब की कोचिंग, उनकी ओवरऑल कोचिंग की आंसर की मिला करके, और अर्जुन आईएएस करके जो है शुभम पवार भाई है, उनकी उन्होंने जो जो आंसर माने, उनका सिलेक्शन भी हो गया इस साल, बधाई हो उनको। तो सबकी कोचिंग ये सब आंसर की मिला मिलू करके अपने नॉलेज नॉलेज के बेस पे जो जो मैं करके आया था, क्योंकि प्रॉपर जो मेरे पास इसका पूरा पेपर में क्या क्या टिक किया वो सब पढ़ा ही है मेरे पास, पेपर में पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा अपनी, उसके बेसिस पे ही अपन ये सब आंसर की अपनी लाइक ऑफिशियल आंसर की के बिना मैं आंसर बता रहा हूँ। पर्टिकुलर आंसर क्या रहेंगे, मेन जो आंसर की आएगी उसमें उसमें देखेंगे बाद में। बाकी बहुत वेरिएशन नहीं आएगा, 4 5 6 7 क्वेश्चन का आ जाएगा मैक्स टू मैक्स, बाकी ज्यादा का नहीं आएगा, है ना। इसके बाद में देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बैंक का नाम दे दिया, ओरिजिनली यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में, अगर आप देखो ओरिजिनली इनिशिएटेड बाई द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसके बाद में किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व जो ऋण कोई अकेला व्यक्ति ले सकता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। और आरआरबी और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन करते हैं, तो किसी एक ने भी कहीं भी समर्थन कर दिया तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 75 को ये अगर बात की जाए तो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है। भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम यानी कि अप्रोच के अंतर्गत, यानी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब क्योंकि को बीच में लगा करके इसको जोड़ने की कोशिश करोगे आप, तो अब इसको अंग्रेजी में देखो एक बार, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडियन पब्लिक सेक्टर केयर सिस्टम, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम largely focus on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative केयर। ठीक है, अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी टू द स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ केयर सर्विस। बिकॉज लगा करके इसको अगर आप जोड़ के देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, एक अलग स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इस तरह से इसमें भी हो जाएगा। व्याख्या सही नहीं हो रही है इसकी, ठीक है, व्याख्या इसकी सही नहीं हो रही है, बाकी स्टेटमेंट दोनों ही सही है। इसके बाद में आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रति वर्ष विश्व के भूमि जल का 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करना, मतलब 25% जल तो भारत अकेला यूज कर रहा है ना, ना, ये तो बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएगा ना। तो इस तरह से जैसे आप इसको गलत करोगे तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जैसे रुकिए 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 रुकिए, विश्व के भूमि जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है, यानी लगभग 25% के आसपास। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि 50% से डेटा जब भी कम आने की कोशिश की जाए यहाँ पे बड़े डेटा के मामले में, फिर उन्होंने पर्टिकुलर ऐसा लिखा नहीं, ठीक है, 1/4 लिख के छोड़ दिया इन्होंने, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है भाई, सही इसलिए क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि पानी का जो कंजप्शन है वो उसी अनुपात में ज्यादा होता है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा क्या है कि भारत को अपने राज्यों में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भूमंडल की 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, है ना, अगर आप कम मात्रा में यूज करोगे तब भी आप लाइक व्यर्थ नहीं बहेगा पानी, तो ऑब्वियस सी बात है कम मात्रा में भी यूज हो जाएगा। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर उन्होंने एक डेटा दे दिया कि 18% जनसंख्या, लगभग 18% जनसंख्या, क्यों भाई, ये 16 भी हो सकती है, ये 25 भी हो सकती है। आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इतनी जनसंख्या के लिए इतना इतना पानी होगा तभी बात ठीक रहेगी, नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जैसे ही आप 3 नंबर को 2 नंबर को गलत करोगे, यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आइए आगे, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभ से बचाए, और बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत का संविधान राज्यों को निवारक रोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधि काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। भारत के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद में आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की
स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक्ट के साथ ये दिया तो आप सही करोगे, बट आगे इसको भी तो पढ़ो ना यार, क्यों नहीं कर सकते भाई आप? ये अंग्रेजी में अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2022 कन्फेशन द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। कैन नॉट है, आप उस हिसाब से इसको गलत कर सकते हो, पर सोच के देखो ना कि आप उसको एविडेंस के रूप में क्यों यूज नहीं कर सकते? अगर वो आतंकवादी हो तो आप यूज करोगे ना उसके लिए एविडेंस के रूप में। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, केवल एक जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो देश है दशकों से गृह कलह और खाद्य सुरक्षा संकट से त्रस्त है? तो ये उस समय चर्चा में था, कौन सा देश है यहाँ पे? सोमालिया। ओके, इसके बाद में ये कि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समिति नागोया प्रोटोकॉल, जो नागोया प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? जैव विविधता से ही तो संबंधित है यार। इजी स्टेटमेंट, ठीक है, सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की सख्ती सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने का महत्वपूर्ण प्रकार्य है। सारी बातें इसने पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोली है। ठीक है, सभी कार्य सभी चीजें इसने क्या बोली है? पॉजिटिव बोली है। यहाँ पे एक और दो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो नागोया है वो जैव विविधता से संबंधित देशों को हासिल करने के एक प्रमुख पूंजी, ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में आप आगे आइए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पूछा है, बहुत ही फर्जी का सा क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने, बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन पूछ लिया जो कि अपने आप में बोट ऑफ हो गया था। तो कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के जो नॉमिनेटेड जो सदस्य है वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो गलत हो जाएगा। निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होगी एमएलए के वोट का मान उतना अधिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये सब वो उसी फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। और एमपी के एमएलए का जो वोट है केरला के प्रत्येक एमपी के वोट से, ये यहाँ पे स्टेटमेंट सही है मतलब, बट फैक्चुअल आप कह सकते हो कि तुलना हो रही है, इंटरचेंज भी हो सकता है, तो उस हिसाब से मतलब मैं तो ये करके आया था इंटरचेंज के हिसाब से, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत ही गया था इसमें। और इसमें ठीक है, नहीं नहीं ये स्टेटमेंट भी गलत है, सॉरी 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 सॉरी, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, बट इसमें पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के वोट से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या जो है वो निर्वाचित सीटों की संख्या के अनुपात से अधिक है। तो ये भी मैं गलत करके आ गया था। ठीक है, कि फैक्ट मान कितना फैक्ट 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 दिया है, बट ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ना। तो फैक्ट के बेस पे यहाँ पे क्या हुआ था कि ऊपर वाले तीनों तो गलत थे ही थे, लेकिन चौथा जो है वो सही था यहाँ पर। बट ठीक है, बहुत सारे मैं और मेरे दोस्तों ने भी यहाँ पे क्या किया था, गलत किया था इसको, कि फैक्ट इतना दिया है। बट ठीक है, अपन अपन ने जो सीखा अपन तो वही करके आएंगे, है ना। इसके बाद में आ जाओ आगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर बात की जाए तो अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहोर्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम बर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सबके गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। तो ये पुरातात्विक खनिज उत्खनन की गतिविधियों से संबंधित, ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से संबंधित है। इसके बाद में आइए आगे। तो इस वाले में मैं थोड़ा सा डाउट हूं कि मुझे इसका आंसर याद नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा है। मैं पर आपको मैं जो बेसिक चीजें वो बता देता हूँ। बेस नगर जो है वो सेव गुफा से संबंधित नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हो गया। ये वैष्णव से संबंधित है। ठीक है, भाजा जो है वो बौद्ध गुफा संबंधित है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और जो शीतन वासल जो है, शीतन वासल जो है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे जैन गुफा मंदिर है, यहाँ पे केवल दो जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मैं भी केवल दो के हिसाब से तुक्केबाजी करके आया था। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर किसी ये मेरा सही हो गया था, तो मैंने इसको फिर इस तरह से माना था कि हाँ इसका शायद बेसनगर तो वैष्णव से संबंधित है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ठीक है। इस दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में, तो क्योंकि इस दिन शुरुआत हुई थी इसलिए तो हथकरघा जो कि देश का लाइक जो स्वदेशी जो एकदम देसी घरेलू जो लोकल फॉर वोकल वाला जो सीन रहता है ना, बिल्कुल लोकल है ये। तो आप इस हिसाब से इसको जोड़ करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए जो इसमें सही हो जाएगा। भारत का जो ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहला कह रहा है कि जो मानक माप है वो 600 mm से 400 mm होना चाहिए, तो ये ऐसा एग्जैक्ट फिट दिया नहीं गया, इनका सिर्फ अनुपात दिया गया है कि ध्वज की लंबाई और ऊंचाई यानी चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 में होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट जहां पे गलत है आप उसको गलत करके सही आंसर आपका डी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आइए आगे। अगले वाला जो क्वेश्चन है वो बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी बना करके दे दिया आपको, सोचोगे कि यार ऐसा हो सकता है क्या, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो ये कह रहा है कि इस नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि डेट वगैरह दिया गया तो इसको हम गलत कर देंगे, ऐसे हर बार नहीं होता ना, ये बहुत बेसिक
बहुत बेसिक फंडा एकदम डेटा है आपके पास, है ना। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। दो में क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। इस दिन तो लागू हो गया था अपन उसमें क्या बोलते हो, प्रियम्बल में क्या पढ़ते हैं कि इतने 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं संविधान को। तो ये 29 अगस्त 1947 को जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी पहली बार बनी थी, जिसने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए थे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होगा आपका, 2 अगस्त है कि पता नहीं, बट ये 1947 में बनी थी। आप इसको एक बार देख लेना कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी। इसमें जो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो दूसरा जिसमें गलत है इसमें सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर विश्व स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। ये कह रहा है कि जो अग्रणी निर्यातक है उनमें से एक जो है वो स्विट्जरलैंड है। तो अग्रणी हो सकता है कि पता नहीं, हमें 10 लोगों की इसने 10 देशों की लिस्ट बनाई है कि 5 देशों की लिस्ट बनाई है या फिर 15 देशों की लिस्ट बनाई है, हमें तो नहीं पता ना। तो इस तरह से इसमें क्या होगा कि ये वाला स्टेटमेंट तो हमारे पास सही है। फिर ये कह रहा है कि स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरे सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। अब सोचो देखो ना कि दुनिया में अमेरिका, चाइना, रसिया, फिर अफ्रीकन कंट्रीज भी तो है। वहां पर ये कह रहा है कि छोटा सा स्विट्जरलैंड जो है वो दूसरा सबसे ज्यादा, यहाँ पे क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इसके पास गोल्ड रिजर्व है। ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। ये एक्सट्रीमनेस होती है किसी भी स्टेटमेंट को बनाने की। ये एक्सट्रीमनेस नहीं, जैसे लार्ज है, लार्जली, ये एक्सट्रीमनेस नहीं है। निर्यातकों में से एक है, सम, ये एक्सट्रीमनेस नहीं है। ये एक्सट्रीमनेस है कि दूसरा सबसे बड़ा, ये एक्सट्रीमनेस है। जैसे आप इसको गलत करोगे, यहाँ पे सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे। हाल ही के टाइम में यूएसए और ईयू ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शुरू किया। तो ठीक है, इन दो देशों ने मिलकर के ऐसा कुछ किया होगा। आप इसको पॉजिटिव मान करके चलो, ज्यादा सोचो मत। फिर ये क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का दावा है कि वे इसके मदद से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो अपने नियंत्रण में लेंगे तो एक तरीके की मोनोपोली हो जाएगी ना। एक तरीके की क्या हो जाएगी, एक तरीके की मोनोपोली हो जाएगी। अगर एक तरीके की मोनोपोली होगी तो बाकी देश तो इसका विरोध करेंगे। ठीक है ना। तो बायलेटरल व्यापार वगैरह होंगे उस चीज के लिए तो ठीक है। ये कि व्यापार प्रौद्योगिकी की बात हो रही है तो बायलेटरल व्यापार एक दूसरे के बीच में होगा, समझौते होंगे। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दूसरा स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा। अब देखो, सी इसमें गया और सी 86 में गया। तो यूपीएससी के एग्जामिनर बहुत ही सुस्त तरीके के एग्जामिनर होते हैं। वो बहुत प्यार से आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं ना। अब आगे आइए कि वस्तुओं में वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात एग्जैक्ट डेटा दे दिया इन्होंने। कितना है, 3.2%। ये 3.2% नहीं, 1.8% है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला जैसे गलत हुआ आपका डी अपने आप ही सही हो जाएगा। और फायदा, सॉरी, क्या कह रहा है कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियां, पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा, संख्या नहीं लिखी, और भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियां भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। तो उठाया ही होगा, हमें तो नहीं पता, बट पॉजिटिव मान के चलो सही हो जाएगा स्टेटमेंट। अब आइए आगे। जो यूरोपियन संघ स्थिरता एवं संवर्धित समझौता, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट जो है, ऐसी संधि है जो यूरोपियन संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। तो स्टेबिलिटी और घाटे को स्थिर करना दोनों से एक दूसरे से लिंक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, इसीलिए तो बनाई गई होगी। तो हमारा यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और इसके बाद में देखिए कि यूरोपियन संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना यह शुक्र बनाती है। और इसके अलावा क्या है कि यूरोपियन संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को आपस में बांटना यह सुकर बनाती है। यूरोपियन संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना और अपनी टेक्नोलॉजी को आपस में बांटना। तो यह स्थिरता संवर्धित जो ये जब बजटीय घाटे से संबंधित है, यानी कि ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई होगी, इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, टेक्नोलॉजी और इन सब से रिलेटेड नहीं होगी ना। तो ये स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे गलत है, केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा वर्ड पे समझाने की कोशिश करो कि स्थिरता संवर्धित समझौता संधि बजटीय घाटे को सीमित करता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। अब यहाँ से पहले स्टेटमेंट से इन दोनों को लिंक करके देखो, लिंक हो रहे क्या, नहीं होंगे तो फिर गलत करो। ठीक है, हाल ही में यूएन के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए ये वैश्विक सुविधा अपनाई है। अब कोई तो एक ऐसा देश होगा जो बोलेगा ना मैं नहीं करूंगा। एंटीले देश तो होते हैं बहुत सारे, कोई ना कोई मना कर ही देता है, किसी न किसी का दिमाग कोई खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहा है कि जीसीएम में अधिकथित उद्देश्य प्रतिबद्धता यूएन सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। मैंने क्या बोला था, जब भी इस तरह के स्टेटमेंट आए और अगर आपको नहीं पता होने की स्थिति में आपको बाध्यकार को गलत ही करके आना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। देन हमें आगे वाले को देखना है कि जीसीएम अपने उद्देश्य और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। जब ग्लोबल लेवल पे
यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, तो इंटरनल का यहाँ पे क्या काम, आंतरिक देशों का क्या काम, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है उनका क्या काम है यहाँ पे ना, ये गलत हो जाएगा, कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है ना। एक और तीन तो एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे, है कि नहीं है। अब आओ आगे, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करो। तो होमगार्ड है अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के दैनिक समुत्थापित समुत्पादित समुत्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं होमगार्ड, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। कितने कथन सही है, इसने ये पूछा है। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में, तो कुछ राज्यों में सीमा विंग होम गार्ड बटालियन समुत स्थापित की गई है। तो कुछ राज्यों में तो हो सकती है, ये नहीं लिखा ना कि इस राज्य में, इस राज्य में, इस राज्य में, तो हो सकती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा। देन आप आगे वाले पे, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि हम ये सब कभी पढ़ते नहीं है ना, तो इसलिए अभी देखो इसमें पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि बंदूक तोप से अनुष्ठान परक गोली दागना या गोला दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है। तो आयुध बंदूक तोप गोला हथियार जो होते हैं वो आयुध के अंतर्गत, इसको एक वर्ड आयुध वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से एक्ट के साथ ये दिया था, तो मैं इसको ये मान के सही आया, तो ये सही बेस एक्ट के अंतर्गत ये है। किसी पुलिस अधिकारी या सैन्य अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, तो ये आईपीसी के अंडर ये साक्ष्य। और तो जब मैं कर रहा था, मैं ये सोचा कि साक्ष्य का इस तरह की एक्टिविटी के साथ क्या ही संबंध होगा, तो इसको तो गलत करो, ठीक है, जबकि ये गलत है भी। इसका संबंध है पहले वाले के, जो शासकीय गुप्त अधिनियम जो है ना, इसके साथ है इसका संबंध दूसरे स्टेटमेंट का। और अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहना, ये इसके अंतर्गत ही आता है, शासकीय गुप्त अधिनियम के अंतर्गत आता है ना। तो केवल यहाँ पे कितने युगम सही है, तो यहाँ पे दो युगम सही है। ओके, अब आ जाओ आगे, थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन है आगे। उत्तरी कीवू और इटूरिक यहाँ पे बात हो रही है, जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध को बताया जा रहा है। नारगेनो खारका मोजाम्बिक में उत्प्लव की बात हो रही है। और इसके बाद में खेरसोन और जपेरोजिया इसराइल और लेबनान के बीच में विवाद की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे जो नारगेनो खारका जो चर्चा में था, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध की वजह से। और इसके अलावा उत्तरी कीवू और इटूरी जो ये कोंगो से संबंधित है, ठीक है, मोजाम्बिक से संबंधित नहीं है, सॉरी आर्मेनिया और अजरबैजान से संबंधित नहीं है, ठीक है, कोंगो से संबंधित है। तो ये यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत। तो खेरसुन और जेपोरोजिया, हम जानते हैं कि जो जेपोरोजिया जो है वो क्या था, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, कहाँ पे, यूक्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, इसमें कोई भी कथन जो है आपका सही नहीं है, ठीक है। अब आइए आगे, इसराइल के कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए इसराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ। तो कुछ अरब राज्य, इतने सारे अरब राज्यों में जो अरब स्टेट है उसमें से कोई एक तो हो सकता है, सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इसराइल और अरब लीग के बीच में हस्ताक्षरित हुआ। हम जानते हैं ना कि इसराइल और अरब लीग के बीच में हस्ताक्षरित हुआ, ठीक है। तो इतने सारे देश होते हैं अरब लीग के अंदर, 22 देश है मान लो। तो 22 देशों में से कोई एक आध तो ना नुकुर करेगा ना, इराक कर लेगा, ईरान कर लेगा, कोई एक तो करेगा ना। तो इस तरह से अरब ज्यादा सदस्य हैं, कोई एक भी अगर ये कहेगा कि नहीं मैं नहीं मानूंगा या मुझे इसमें शामिल होना नहीं है ना, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, या स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। और इसराइल की अरब देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ उसकी नहीं बनती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है आपका दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसके बाद में आप इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल एक सही है, कथन दो गलत है। इसके बाद में आइए आगे, प्यारा सा क्वेश्चन था ये, लाइक करने में प्यारा था, बाकी बाकी मतलब क्या हो जाता है कि अपन पढ़ते नहीं है ऐसा, बट आप करोगे तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता। तो एग्जैक्ट यहाँ पे ईयर दे दिया था, तो ये फंसा सकता है, बट ये स्टेटमेंट सही था यहाँ पे। अर्जुन पुरस्कार जो है वो किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए नहीं, पिछले 4 वर्षों में उसने कितना काम किया है, तो उसके लिए अर्जुन पुरस्कार मिलता है। और तभी तो आप देखते हो कि रिसेंटली 3-4 सालों में जिसने अच्छा प्रदर्शन किया होता है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने, तीरंदाज ने, या किसी और दूसरे खिलाड़ी ने, तब उनको मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों टीमों को प्रशिक्षित किया, तो ये स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार रिटायर होने के बाद खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना के लिए नहीं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नए बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जब मैं केवल दो देखा यहाँ पे, तो मैं ये सोचा कि ठीक है मेरी तरफ से भी दो एलिमिनेट हो ही रहे हैं, तो इसमें केवल दो ही जाना चाहिए, हो गया था। ये वाला भी ठीक ठाक क्वेश्चन था,
टफ था, नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो, बट मैं भी इसमें जब करके आया तो थोड़ा सा दिमाग लगा के किया, उसी चीज को फॉलो किया जो यूपीएससी करती है, ये हो गया। क्योंकि 44 बार जो शतरंज ओलंपियाड 2022 में चर्चा में था, इतना करंट अफेयर मालूम होना चाहिए, तो पहली बार आयोजित किया गया जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया, तो ठीक था, ये मुझे पता था कि शायद ये पहली बार शायद उड़ीसा में हुआ था शायद, ये उस समय एग्जैक्ट तो मुझे अभी अभी याद नहीं है, बट उसमें आया था, और ये तंबी इसका सुमकर था, तो ये भी, ये दोनों तो कंफर्म था मैं कि हाँ ये दोनों तो सही है। बट अब इसमें इन दोनों में क्या था कि ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मैजिक कप है, जबकि महिला विभाग में जीतने वाली ट्रॉफी के लिए हैमिल्टन। तो मुझे याद आया कि ये तो महिलाएं हैं, और हैमिल्टन जो जनरली लड़कों का नाम होता है, तो ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए आप लड़कियों लड़कों के नाम वाली कोई ट्रॉफी कप वगैरह ऐसा कुछ करते होंगे। इंटरचेंज हो सकते हैं कि वेरा वेरा जो एक वेरा मैजिक फीमेल नाम जैसा साउंड कर रहा था, तो एग्जाम हॉल में मैंने इसको ऐसे किया था कि इंटरचेंज किया पक्का इन्होंने एक दूसरे को, है ना। तो इस दोनों को गलत किया मैंने, और यहाँ पे क्या हुआ कि फिर बी मार गया और इसका बी आंसर ही सही चला गया, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए आगे वाले 97 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या है कि समाचारों में उल्लेखित संघर्ष के क्षेत्र है और किस देश में ये अवस्थित है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यूपीएससी हर साल ऐसे कभी कभी चर्चा में रहने वाले ये सब वो सब तो पूछती है। अब उस समय इतना चर्चा में था यार यूक्रेन वाला युद्ध, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको पता होना चाहिए ना, डोनबास जो वो कहाँ पे यूक्रेन में, सीरिया में थोड़ी ना है। जब काचीन जो है वो कहाँ पर स्थित है, काचीन है आपका उत्तरी यमन में, ठीक है। और टिगरे कहाँ पे, इथोपिया में। टिगरे पहले भी पूछा जा चुका है, टिगरे कहाँ है, इथोपिया में। जैसे आप करोगे कोई भी कथन इसमें सही नहीं होगा, सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो इंटरचेंज वाली पॉलिसी यूपीएससी ने यहाँ पे की और सही होगा। इसके बाद में आइए आगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हाल ही के वर्षों में चाड, गिनी, माली, सूडान जो है, इनमें किस एक कारण से अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सभी देशों में, अफ्रीकी देश से सारे के सारे यहाँ पे सफल तख्ता पलट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे चीनी बेस की अगर बात की जाए तो जो कम्बोडिया हो गया आपका, इसके अलावा पाक गवादर क्षेत्र हो गया आपका, और इसके अलावा म्यांमार हो गया, म्यांमार में जो कोको जो क्षेत्र है, ये वो जगह है जहाँ पर क्या किया है कि चाइना ने अपना जो सैन्य जो बेस है वो स्थापित किया है, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, ओके। अब आइए आगे, ये पूछ रहा है कि ये जो तीन उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने और इस्पात संयंत्र की बात कर रहा है, कितने उद्योगों के विकार्बन में हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो किसी एक में भी तो 0.01% भूमिका हुई तो सही हो जाएगा ना। तो इस तरह से सारे इसमें सही हो जाएंगे, केवल तीन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाली बात है। अब आइए आगे, G20 के बारे में लिखा है कि G20 की जो स्थापना मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर द्वारा आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर परिचर्चा मंच के रूप में की गई थी। बिल्कुल सही बात है, पैसों के लेन देन के विषय की इतनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही है, तो इसी चीज के लिए तो की गई होगी, बिल्कुल ठीक बात है। और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, अब भारत कब से डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया कर रहा है, भारत की G20 प्राथमिकता में से एक तो होगा ही होगा ना। भारत इस चीज को प्रोत्साहित भी कर रहे थे यहाँ पे, इस तरह से केवल एक और दो, केवल एक और दो यहाँ मतलब दोनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही हो जाएंगे, देखो, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है कि आज मिलकर के 2023 के इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से, पूरे मनोयोग से, मनोभाव से हमने क्या किया कि सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखो मुझे ये बताओ, क्या इसमें इंटरचेंज वाली टेक्निक, जो ट्रिक टेक्निक जो है वो एग्जामिनर का जो माइंड रीड है वो इसमें रिपीट हुआ नहीं हुआ क्या? जितने भी डेटा दिए गए थे वो रिपीट गलत थे कि नहीं थे? मोस्ट ऑफ द डेटा गलत थे। इसके अलावा कैन नॉट गलत हुआ कि नहीं हुआ, ऑल गलत हुआ कि नहीं हुआ, सम सही हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्टली वर्ड आया था एक जगह, नेचुरली वर्ड एक जगह आया था, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ था। तो भाई जब सारी चीजें जब बार बार रिपीट हो रही है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम इसी चीज को फॉलो करें। अभी आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा प्रीलिम्स का नंबर आया है, आज ही आया मेरा नंबर, वो मेरा नंबर आया 95 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जब इतने नंबर मेरे आ रहे हैं, सारी चीज को मैंने आराम से और उसी तरीके से आप लाइक रूटीन से मैंने उस चीज को फॉलो किया, अप्लाई किया उसको एग्जाम हॉल में, तो आराम से मैंने उस चीज में अच्छे से सक्सेस मिली कि 95 अपने नंबर आ गए। अपने को इतने चाहिए थे, बाकी वेरिएशन आंसर की में आता रहता है यूपीएससी के, टारगेट अपन 100 110 का लेकर के गए थे, 10 5 नंबर तो कम होते ही होते हैं, बहुत नेचुरल है। जब ये चीजें आ रही है, मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार लाइक डाउट जैसी सिचुएशन ना आए, ठीक है। मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं सारी चीजें क्लियर करूँ, है ना। तो जब इतनी चीजें इतने नंबर आ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज को फिर से फॉलो करें, ठीक है। आगे यूपीएससी का जो भी पैटर्न रहता है हमें नहीं पता, बट माइंड जो होगा ना एग्जामिनर का, वो इसी चीज तरह से काम करेगा कि वो उसी चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि फंसाने वाली बात होगी तो हम सी सेट में फंसा लेंगे आपको। करो इस चीज को फॉलो। आप कह रहे हो कि हम बहुत नंबर लेकर के आएंगे, बहुत नंबर लेकर आप लेकर लेकर के आओ नंबर, फंसा लेंगे ना हम सी सेट में आपको। किसी तरीके से अगर प्री पास हो भी गए तो मेंस में फंसा लेंगे आपको। तो यूपीएससी के पास आपको फंसाने के लिए पता नहीं कितने साधन है, आप सोच भी नहीं सकते।
इसलिए आपकी नैतिक और प्राथमिक जिम्मेदारी ये बनती है कि जो चीजें इस क्लासरूम में इस लाइक इस वीडियो में आपको सिखाई गई है, वो सारी की सारी चीजें आप अच्छे से सीखो और ईमानदारी से इसको करो। आज सफलतापूर्वक 2011 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए अपनी तरीके से। शुरू में 2011 वाली वीडियो में 12 13 14 तक तो मैं बहुत सीखने की कोशिश कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आता था कि लाइक मैं बना क्या रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस का इशू रहता हुआ, रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा लाइक एक सीन रहता है, आप डाउट करते हैं, करने लगते हो खुद पे। बट ठीक है, फिर मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, राजस्थान से होने की वजह से मेरा शुद्ध हिंदी में जो वर्ड स्ट्रोक जो होता है बोलने को लेकर के, तो मैं बहुत बार अटकता भी हूँ, मैं अभी भी अटकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैं सीख रहा हूँ। सीखा है, ढेर सारा सीखा है, बार बार सीखा है। बट जो बताया गया है ना, वो गलत नहीं बताया गया है यहाँ पर। जो भी आपको इन जितने भी 2011 से 2023 तक के पेपर में मैंने बताया है, वो आपको एग्जैक्ट वो सारी की सारी चीजें बताई है जो 100% अप्लाई होती है। ठीक है, 100% वो चीजें। दूसरी चीज, आप वो सब अप्लाई करो या ना करो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि आप पीवाई को कम से कम देखो तो सही। मैं किसी युद्ध में जा रहा हूँ और मुझे मालूम ही नहीं हो कि सामने वाला किस किस तरह के हथियार लेकर के आएगा, तो मैं तो खुद वहीं पे ऑटोमेटिकली आधा आधा मैच तो मैं वहीं हार गया ना, अपना आधा युद्ध तो मैं वहीं हार गया। ठीक है, क्या ही बचेगा वो ज्यादा में, फिर मुझे उम्मीद बचेगी नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का एग्जामिनर किस तरह के हथियार यूज कर रहा है ना। तो आपको कम से कम पीवाईक्यू तो हो गया कम से कम आपके, ये तो अच्छी बात होगी ना। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करो, अच्छे से इन चीजों को फॉलो करो, अप्लाई करो, बार बार करो। अब यूपीएससी विद्यार्थी नाम से जो अपना चैनल है, ठीक है, यूपीएससी विद्यार्थी जो अपना टेलीग्राम चैनल है, अब आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि मुझे 1-to-1 क्लास लेनी चाहिए जूम पे या गूगल मीट पे, तो आप मुझे बताओ, अपन वहां पर जाकर के अलग से एक एक घंटा डेली पढ़ लेंगे पेपर तक। तो वहां पे मैं सीसेट भी अलग से करवा देता हूँ और जीएस भी अपने आप में अलग से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो इनकेस अगर आपको लगे, आप बताइए, अपन साथ में करेंगे, मिल करके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिल बैठ के काम, मिल करके ही काम होता है भाई, है ना। और जीएस के भी पेपर अपन क्या है कि धीरे धीरे अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और प्लीज इसको लाइक जरूर कर दिया करो। आप जितने भी लोग देखते हो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर देना। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है, और कुछ नहीं है, ऐसा कोई लालच नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बस हिम्मत आ जाती है खुद में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं अब सीसेट की वीडियो लेकर के आऊँ। ठीक है, या सीसेट की मुझे अलग से स्ट्रेटेजी भी बतानी है, पीडीएफ मैं तैयार कर चुका हूँ। तो देखते हैं फिर क्या रहता है आगे। ठीक है, तो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बढ़िया लगा आप लोगों से के साथ इस तरह से सारे पीवाईक्यू करके, मेरे भी रिवाइज हो गए, आपके भी रिवाइज हो गए। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।